यूट्यूब चैनल में आप समूह को नमस्कार। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत से सबसे पहले पुर्तगाल को प्रारंभ किए थे और आज हम पुर्तगाल के आगे देखेंगे कि आगे क्या सब पुर्तगालियों ने अपने व्यापारी संस्था को स्थापित करने में कहाँ तक सक्षम हुए। तो सबसे पहले यूरोपीय देशों में जो है व्यापार करने में जो जितने भी देश थे सब में एक होड़ सी लग गई, एक क्रांति आ गई। और क्रांति के दौरान जो है सबसे पहले पुर्तगाल ने अग्रसर हुआ और वह भारत पहुंचा और अपने व्यापारिक संस्था को स्थापित करने में कार्य करना प्रारंभ किया। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला, यानी उसके एक काफिला था आर्मेडा, जो कार्टेज व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। सागर का स्वामी क्यों कहते थे? इसलिए कि वह सागर के द्वारा भारत पहुंचा और सबसे पहले पहुंचने के कारण उन्होंने एक आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया सागर पर। और उसके सागर के द्वारा जो भी व्यापारी आते थे, यानी भारतीय ही क्यों ना हो, वो यदि व्यापार करने आगे जाते थे तो उनको उसके साथ जो है कर प्रदान किया जाता था, तभी वो अनुमति देते थे कि सागर से होकर के आप जा सकते हैं। तो वह इसलिए अपने आप को सागर का स्वामी कहने लगे। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे, यानी एक व्यवस्था जो था कार्टेज आर्मेडा का, वह उस व्यवस्था को उन्होंने सही ठहराता था कि नहीं, ये व्यवस्था के तहत ही जो है जितने व्यापारी हैं वो जा सकते हैं और आ सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों ने कार्टेज लिए, यानी कार्टेज का मतलब होता है परमिट। जिस तरह से हम लोग अपने देश में गाड़ी या कोई भी चीज़ दुकान ही खोलते हैं या कोई व्यापार करने के लिए जो है लाइसेंस प्राप्त करते हैं, परमिट लेना पड़ता है, उसी प्रकार से उस समय व्यापार करने के लिए जो भी उस सागर से होकर के जाते थे उनको एक परमिट लेना पड़ता था। किनसे? पुर्तगालियों से। बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। तो काफिला व्यवस्था के अंतर्गत हम स्थानीय व्यापारों के जहाज़ों, यानी जो भी स्थानीय अगल बगल के जो भी जहाज़ थे, वह काफिला के साथ, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली साथ साथ चलता था। जो भी जहाज़ उससे क्रॉस करते थे उसका जो अपना काफिला व्यवस्था था, उसका जो एक सुरक्षा व्यवस्था था, वह सुरक्षा के साथ ही वह सागर को पार करता था। कौन सागर? अरब सागर। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। यह पुर्तगालियों ने सबसे पहले वहां स्थापित किया। और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए। तो देखिए कि सबसे पहले कि यूरोप से जो भी पुर्तगाली आए और उसमें सबसे पहले मार्टिन डिसूजा जो है वह ईसाई संत जेवियर भारत आया और पुर्तगालियों को और भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले श्रेय दिया जाता है किसको? पुर्तगालियों को। भारत और जापान के बीच व्यापार करने का श्रेय जो है वह दिया जाता है। और पुर्तगाली मध्य अमेरिका से, अब पुर्तगाली किन देशों से क्या क्या लाया उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि कौन सा सामान किस देश से लाया गया। तो सबसे पहले पुर्तगाली जब हमारे देश में आए तो वो किन किन चीज़ों को उनको आवश्यकता पड़ी, क्या क्या उनको यहाँ व्यापार करना था, यहाँ के लोगों की क्या चाहत थी, किस चीज़ से वो अधिक लाभान्वित हुए, इस चीज़ को पुर्तगाली ने बड़े सरसरी निगाहों से ध्यान डाला। और अमेरिका से उन्होंने सबसे पहले क्या लाया? तंबाकू, आलू, मक्का भारत लाया। तो इस तरह हम देखेंगे पुर्तगालियों ने भारत में, अब यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया गया, जो भी लिखाई का, पढ़ाई का जो भी कार्य प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले उसको प्रिंटिंग करके ही हम पुस्तक के द्वारा जो है हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया।
पुर्तगालियों ने किया। अब इसके बाद जो है, अब देखिए कि 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा गोवा में किया, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। यानी सबसे पहले जो यहाँ की जो व्यवस्था थी, यानी कम उम्र में जब विवाह होता था तो उसके साथ यदि कोई घटना घटती थी, यानी कोई मरता था तो उसके साथ उसकी स्त्रियां भी जो है सती हो जाती थी। लेकिन इस प्रथा को पुर्तगालियों ने पहले ब्रेक लगा दिया और 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद पुर्तगीज भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। यानी जल क्षेत्र जो था, जल मार्ग जो था, उस जल मार्ग में पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य तो स्थापित कर लिया था और अपने वैसा आधिपत्य नहीं, उसमें एक एकाधिकार प्राप्त कर लिया था और एक जल शक्ति के रूप में वो अपने को साबित कर चुका था। तो अब देखिए कि एक पुर्तगीज नूनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। यानी जो भी पुर्तगीज आए उनको जो अच्छा लगा उस हिसाब से उन्होंने जो है अपने व्यवस्था को स्थानांतरित करने का कोशिश किया ताकि हम अधिक से अधिक इसमें लाभान्वित हो सकें। तो ये नूनो डी कुन्हा जो थे वह क्या किया, सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। यानी वहाँ पर जो है गोवा पर काफ़ी अच्छे तरह से जो है पुर्तगालियों ने अपना स्थान को स्थापित किया और काफ़ी क्षेत्र को बढ़ा लिया और वहाँ पर व्यापार के अच्छे उसके साधन प्रारंभ हो चुके थे। तो कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कुब्जा बेसिन पर, कृष्णा बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ना शुरू किया और इस तरह से जो है उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया और वहाँ दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का विवाद हो गया। अब यहाँ पुर्तगाली ये सोचने लगे कि यदि हम अच्छे तरह से अपने क्षेत्र को यदि हम घेर लेते हैं तो इस पर जो है मेरा एकाधिकार हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि बहादुर शाह से यह बात नहीं बनी, ये समझौता नहीं हो सका और वह विवाद का एक विषय बन गया, जिसके कारण बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। अब पुर्तगालियों ने, अब देखिए कि जिस क्षेत्र में उनका एक अधिकार स्थापित हुआ, सबसे पहले जल पर उन्होंने अधिकार किया, तो उसको एक भारत की संज्ञा देते हुए उन्होंने अपना एक नाम रख दिया। क्या नाम रखा? एस्तादो द इंडिया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया और देखा कि अब इस क्षेत्र से, इस सागर से होते हुए बहुत सारे व्यापार होना प्रारंभ हुआ। तो उसका तो मूल उद्देश्य था कि मुझे पैसा कमाना है और यहाँ पर धीरे धीरे एक अधिकार प्राप्त कर लेना है और पूरे भारत के ऊपर। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो सागर पर आधिपत्य स्थापित किया तो उन्होंने कर लगाना प्रारंभ कर दिया। अब आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब 1509 ईस्वी में उन्होंने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। कौन? कुन्हा ने किया। 1509 ईस्वी में उसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। हिंद महासागर जो है वह अब इस नाम से जाना जाने लगा, पुर्तगाली सागर, और इसलिए कि उस पर काफ़ी आधिपत्य स्थापित करने पर एक वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो अल्मीडा के बाद
अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क, अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना, गवर्नर बना। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। अब देखिए अल्मीडा जो था वो एक पुर्तगाली था, अल्बुकर्क भी जो है वो पुर्तगाली था। तो अल्मीडा के बाद कौन आया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को क्या किया? कोचीन का मुख्यालय बनाया और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसलिए कि अल्बुकर्क जो थे वह काफ़ी अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया, अपने नियम कानून को बदला और इसलिए उनको वहाँ का एक वास्तविक संस्थापक माना गया। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बाजीपुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं क्या कि पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र को बढ़ाना प्रारंभ किया और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिल करके और उन्होंने जो है एक आदेश प्राप्त कर लिया कि आदेश प्राप्त करके एक किला का निर्माण किया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर निर्माण स्थापित कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। मलक्का पर, कहाँ है मलक्का? ये है आपको गोवा के समीप। और मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लेने के बाद फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हुआ। अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। तो चूंकि जो भी हमारे पुर्तगाली आए तो उसका मूल उद्देश्य यह था कि धीरे धीरे हम भारत पर एक अधिकार स्थापित कर लेंगे और यहाँ की शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपना जो है एक आबादी बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसने स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया कि धीरे धीरे यहाँ पर जो है विवाह का संबंध भी स्थापित होना प्रारंभ हो जाएगा और एक मेरा रिलेशन हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ के सारे शासन तंत्रों पर अपना एक आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि पुर्तगालियों ने कौन कौन सब चीज़ों को और लाया, जिसमें कि अनानास हो गया, पपीता हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, मूंगफली हुआ, शकरकंद, लीची, संतरा पुर्तगालियों की देन थी। ये सभी जितने भी फल हैं ये सभी फल विदेशों से लाया गया और जिसे उन्होंने अन्य देशों से प्राप्त किया था। तो अब हम देखेंगे कि जो भी कंपनी आया वह कंपनी कौन कौन देश से आया और उस कब अपने स्थापना की और उसका स्थल कहाँ था और वहाँ के गवर्नर कौन थे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने उन्हें अपना संस्था को नाम दिया था एस्तादो द इंडिया, उसको हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं और यह पुर्तगाल देश था और इसके संस्थापक 1498 ईस्वी में हुआ था। स्थल कालीकट था, यहाँ का गवर्नर एडी अल्मीडा था। दूसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इतना लंबा नाम है लेकिन इसको फिर शॉर्ट बाद में किया गया। तो ये कंपनी कहाँ से आया? ब्रिटेन से। और इसकी स्थापना कब हुई? 1600 में, जिसको कि अभी हम लोग बाद में उसको नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में स्थापना हुई थी। और इसका स्थल जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्थल सूरत में स्थापित किया और इसके गवर्नर थे सर टॉमस रो। तीसरा कंपनी जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये हॉलैंड से आया था और 1602 ईस्वी में इन्होंने अपने यहाँ पर स्थापना किया कंपनी को। और मुसलीपट्टनम
मुसलीपट्टनम में इन्होंने जो है अपना स्थल चुना और इसके गवर्नर थे विनिर्ज ओ डी अस्तमान। चौथा कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क से आया और 1616 ईस्वी में इन्होंने अपना स्थापना किया। कहाँ किया? सुतानापी में। और डी अस्तमान इसका जो है गवर्नर था। पांचवा कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रांस से आया और 1664 ईस्वी में सूरत में अपना जो है स्थान स्थापित किया और इसके गवर्नर थे मार्टिन काल्वर्ट। छठा कंपनी है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो स्वीडन से आया 1731 ईस्वी में और इन्होंने जो है गोहनबर्ग में जो है अपना स्थापित किया और इसका विलियम यूसी लिडक्स इसका गवर्नर था। तो इस प्रकार हम यहाँ तक जो है यूरोपीय जो देश हमारे पुर्तगाली जो आए और उन्होंने जो अपना स्थापना किया और यहाँ तक उन्होंने अब कामयाबी हासिल की अपने स्थापना करने में। तो जो भी देश यूरोपीय कंट्री से आए वह कैसे कैसे आए उसका एक क्रम को जान लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्रम वाइज भी क्वेश्चन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें से कौन सही क्रम है। तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत जो आगमन हुआ, यूरोपीय व्यापारियों का जो भारत आगमन हुआ उसमें सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली था, उसके बाद डच थे, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और लास्ट में जो है स्वीडिश आए। तो आज यहाँ पुर्तगालियों का जहाँ तक साम्राज्य स्थापित हुआ, जिस पर उन्होंने एकाधिकार प्राप्त किया, ये यहाँ तक जो है हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डच जो है वह आया तो वह किस तरह से अपना व्यापारिक व्यवस्था को विस्तार किया, उसको आगे हम लोग देखेंगे।